हाँ भाई, देखिए आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है कि जब अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपात, वो शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब किसी भी कोटि की अगर हमें परिभाषा देनी है तो उसी घात को लगा दो। जैसे मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा बोलूँ तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जब अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की। शून्य कोटि की वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा सिंपल है, जिस कोटि की कहें तो उसी कोटि की क्या लगा देना? घात। ठीक है, अभिकारक पे उतनी ही घात लगा देना। तो देखो हम इसको समीकरण को डराइव करते हैं, आखिर किस तरह से होता है ये देखो। माना ये कोई अभिक्रिया है और अभिक्रिया कैसी है? ये शून्य कोटि की है। कैसी कोटि की है? शून्य कोटि की है। तो अब देखो अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होगा? अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती। यानी कि यहाँ पे जो घात आएगी वो कैसी आएगी? तुम्हारी शून्य घात आएगी। अब यहाँ पे अपन ने अभिक्रिया वेग निकालें तो यहाँ से dx/dt हो जाएगा और यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो k आ जाएगा। k क्या है? अरे k क्या है भाइयों? k क्या है? k एक समानुपाती स्थिरांक है। k एक समानुपाती शून्य कोटि का है, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक। ठीक है, शून्य कोटि का क्या है? वेग स्थिरांक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, वेग नियतांक है, कुछ भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा k, क्योंकि r की पावर 0 क्या मान रखता है? 1। ठीक है, किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ पे तो dx/dt, यहाँ से dx बराबर निकालेंगे तो वो हो जाएगा भैया kdt। ठीक है, kdt हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर दें? समाकलन करने पर क्या करें? समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे। ये देखो मैंने dx और बराबर हो जाएगा k को बाहर निकाल लेता हूँ और dt। ठीक है, समाकलन डी वाले स्टेपों का किया जाता है जिनमें डी लगा रहता है। के आगे डी नहीं है, इस वजह से वो बाहर निकालना पड़ा मुझे। dx का जो समाकलन है वो x होता है और dt का जो समाकलन होगा वो होगा तुम्हारा kt प्लस c। kt प्लस c क्या आ गया? ये समाकलन नियतांक। ठीक है, जब मैथ या फिजिक्स तुम पढ़ते हो तो तब उसमें समाकलन है, उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं। यहाँ केमिस्ट्री में तो बस एक छोटा सा ही पार्ट है जिसके अंतर्गत हम समाकलन पढ़ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बाकी तुम होशियार बच्चे हो, मैथ नहीं तो फिजिक्स तो सभी पढ़ते हैं। समाकलन के बारे में मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो, है क्या नहीं? तुम तो बहुत हाईटेक बच्चे हो। तो यहाँ से अपन देखते हैं समाकलन नियतांक आ गया। यहाँ सी क्या है? समाकलन नियतांक। समाकलन नियतांक है भाई, क्या है? समाकलन नियतांक। और इस समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें। समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालने के लिए हम t बराबर 0 तो x बराबर 0 रखेंगे। t बराबर 0, t क्या होता है? समय। t क्या होता है? समय। और x क्या है? जो परिवर्तित सांद्रता है, अभिकारक है, और उस अभिकारक की जितनी सांद्रता परिवर्तित होती है वही क्या है? dx, x है क्या नहीं? अब यहाँ पे अगर t बराबर समय कितना कर दिया जाए? 0। समय यदि 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। भाई 0 समय पे कितनी क्या सांद्रता परिवर्तित होगी? कोई परिवर्तित होगी क्या? नहीं, कोई सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन नियतांक c की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, यदि x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा? 0। उल्टा लिख दिया मैंने, t बराबर 0 तो x बराबर 0।
तो यहाँ पे इन x और t की वैल्यू रख दो भैया। तो 0 बराबर k इंटू 0 और प्लस c, तो 0 बराबर 0 हो जाएगी भाई। 0 का गुणक तुम किसी से भी करो तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और प्लस c। तो यहाँ से अपन देखेंगे c बराबर 0। तो समाकलन नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है क्या नहीं। और जब भी अपन समाकलन नियतांक का मान केमिस्ट्री के अंतर्गत निकालेंगे, इन दो हमारे सिलेबस में दो ही कोटि हैं, एक तो शून्य कोटि और एक प्रथम कोटि। ठीक है कि नहीं। ऐसे कोई ज़्यादा भी, ऐसे भी कोई तगड़े तगड़े समाकलन ना जो भैया तुम यूँ कहें कि यार समाकलन की ला के एक किताबें खरीद लें यार, जब ये देखेंगे तो ऐसी कोई गुना है। और नहीं आए तो रट लो, है क्या नहीं। क्या फ़र्क पड़ रहा होगा हमें, है नहीं। 2-4 लाइन अगर तुम रट लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा, होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो c बराबर 0 हो जाता है, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से समाकलन नियतांक का मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, kt। x बराबर kt हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो x बराबर kt तो आ रहा है, और यहाँ से k बराबर निकालेंगे तो x बटे t। तो ये आ गया। ये क्या है, तुम्हारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। यह क्या है, उपरोक्त समीकरण। क्या है, उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाता है, x बटे t। ध्यान रखना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है। चलो हमने ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन कर लिया। इसके बाद और देखते हैं आगे और क्या क्या छुपा हुआ है इसमें। देखो अब देखते हैं अपन शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक या फिर इकाई। वैसे तो हमने वहाँ पे व्युत्पन्न करवा दी थी सारी की सारी इकाई, शून्य की भी, प्रथम की भी, द्वितीय की भी है। मेन समीकरण तो वही है। अगर किसी की भी वेग स्थिरांक की इकाई अगर तुम्हें निकालनी है तो तुम्हारा जो असली समीकरण तो वही है। ठीक है। 1 - n मूल की पावर 1 - n और लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, वो था ना अपने पहले पिछले लेक्चर्स में करवाया था। अब यहाँ पे देखो तो शून्य कोटि के वेग स्थिरांक, और वैसे भी अगर इससे निकालें अपन, तो इससे निकालें तो हमारा जो वो मेन समीकरण आया है वो आया है k बराबर x बटे t। तो k बराबर क्या होगा, x क्या है यहाँ पे सांद्रता, और t क्या है भैया, समय। सांद्रता बटे समय। अब हम ले लेते हैं सांद्रता बराबर कितने, मोल बटे लीटर। ठीक है, मोल बटे लीटर, और समय अपन किस में ले लेते हैं, सेकंड में। ठीक है, समय किस में ले लिया, सेकंड में। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख दो। तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल बटे लीटर। ठीक है, और समय की जगह पर तुमने क्या रखा है, सेकंड। तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकाल लिया। अब तुम्हें कुछ वक्रों के बारे में जानकारी देता हूँ मैं। वक्र हमारे इस केमिस्ट्री के अंतर्गत केवल 3 ही वक्र लागू होंगे। वैसे तो तुम बहुत सारे वक्रों को जानते होंगे, पैराबोला और परवल है क्या नहीं, आयतीय अति परवल है, बहुत सारे वक्र होते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा वक्रों के बारे में किताब नहीं लिखनी है, हमें केवल क्या करना है, अपने इस पाठ से संबंधित या केमिस्ट्री से संबंधित जितने वक्र हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान लेना है। तो अब देखो यहाँ से वक्र की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो देखो एक वक्र तो ये है y बराबर mx, y बराबर mx। ये y क्या है, y अक्ष है, और m क्या है, m है ढाल। m क्या होता है, ढाल। m ढाल होता है, और x क्या है, x अक्ष है। ये y अक्ष है और ये ढाल है, और ये x अक्ष है। और एक बात ध्यान रखना, x के बगल में सदैव कौन बैठा रहता है, m, और m माने क्या होता है, ढाल। तो y बराबर mx का जो वक्र आता है वो किस तरह से आता है, मूल बिंदु से होता हुआ सीधी सरल रेखा। कैसा आता है, मूल बिंदु से होता हुआ सीधी सरल रेखा।
तो ये वाई अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई, और इसका जो ढाल आएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा एम, और ये ढाल जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, टेन थीटा। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। दूसरा जो वक्र है वो है तुम्हारा दूसरा वक्र y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, अंतःखंड। सी क्या है भैया, अंतःखंड। ठीक है, सी अंतःखंड है। एम मैंने पहले बता दिया था, एम क्या है तुम्हारा, ढाल। एम ढाल है। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसका वक्र कैसे आता है। थोड़ा सा है तो वही है, सीधी सरल रेखा, लेकिन थोड़ा सा गैप देते हुए, मतलब इस जीरो बिंदु से थोड़ा सा गैप देते हुए। तो ये y अक्ष है और ये तुम्हारी x अक्ष है। यहाँ पे जो ढाल आएगा वो m, ढाल बराबर m बराबर क्या होता है, ये टेन थीटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, c। c यानी कि क्या कहलाता है, अंतःखंड। क्या कहलाता है, अंतःखंड। ठीक है, c क्या है, अंतःखंड है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना सी अंतःखंड है। अब इसके अलावा तीसरा समीकरण देखें अपन, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी कि ढाल किस में है, नेगेटिव में है। ढाल नेगेटिव है, वक्र ऐसा ही है होने को तो, और ये ऊपर से नीचे की तरफ है बस। ठीक है, मतलब इसको यदि हम उल्टा कर दें तो ये वाला वक्र बन जाएगा। ठीक है, उल्टा y। अब इसमें देखो ये y और ये क्या है, x, और ढाल बराबर m होता है, और m बराबर क्या होता है तुम्हारा टेन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, अंतःखंड यानी कि c। तो ये तीन वक्र तुम्हें याद रखने हैं इसमें। ठीक है क्या नहीं, तो y बराबर एम एक्स, और y बराबर एम एक्स प्लस सी, और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखो इनका कहाँ कहाँ यूज होगा। अब अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वक्र बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, वक्र। देखो अब आगे देखते हैं इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वक्र। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वक्र। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर हम वक्र देखेंगे तो हमारा जो मेन समीकरण है वो क्या है तुम्हारा, k बराबर x बटे t। तो ये जो वक्र है वो किस किस के बीच में बनाया जाएगा, x व t के मध्य। ठीक है, शून्य कोटि का एक ही वक्र है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, x और t के बीच में ही बनता है। प्रथम कोटि के अलग अलग वक्र हैं तो उनमें कंडीशन लग जाती है। तो x व t, अब x व t के बीच में अगर हमें वक्र बनाना है तो तुम्हें x बराबर रखो पहले। तो क्या आ रहा है, x बराबर, यहाँ से x बराबर अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, kt। तो x बराबर क्या आ जाएगा, kt। तो यहाँ पे जैसे x बराबर kt आ गया तो ये x अक्ष नहीं है, यहाँ पे ये x जो है इस सूत्र में x अक्ष नहीं है। x तो क्या है, यहाँ पे परिवर्तित सांद्रता। क्या है, परिवर्तित सांद्रता, किसी अभिकारक की परिवर्तित सांद्रता। तो हम x बराबर kt निकालेंगे, x को अपन y अक्ष पे रखेंगे, परिवर्तित सांद्रता को y अक्ष पे, और t को अपन किस पे रखेंगे, x को x अक्ष पे। इधर की तरफ जो होगा वो हमेशा किस अक्ष पे रखा जाएगा, y अक्ष पे, और इधर की तरफ जिसके बीच में बनवा रहा है उसे किस अक्ष पे रखना है तुम, सदैव x अक्ष पे। और x के बगल में सदैव कौन रहता है भाई, m, और x के बगल में रहता है m। तो समीकरण कौन सा फिट हो गया भैया, y बराबर mx। कौन सा, y बराबर mx हो गया। और y बराबर mx का वक्र कैसा आता है, मूल बिंदु से होता हुआ सीधी सरल रेखा। कैसा आता है, y बराबर mx का वक्र मूल बिंदु से होता हुआ सीधी सरल रेखा। तो यहाँ पे y अक्ष पे क्या है, x, और x अक्ष पे क्या है, t, और m क्या है, ढाल। इसका ढाल जो है, ढाल बराबर क्या हो जाएगा भैया, टेन थीटा, और बराबर किसके, के वेग स्थिरांक। किसके बराबर आ जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर। तो इस तरह से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अर्धायु काल, आधी आयु वाला समय।
ये है भाई तुम्हारा अर्धायु काल। अर्धायु काल किसे कहते हैं? वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। भाई कोई अभिकारक है, वो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, तो कोई समय तो ऐसा आएगा जब वो पहले का कितना रह जाएगा? आधा। और वही समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल। ठीक है क्या नहीं? भाई बच्चा है, शुरुआत में छोटा रहता है, फिर छोटा होता 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 वो बड़ा होता जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी मूल अवस्था से कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। तो वही समय उसका क्या है? अर्धायु काल। कोई भी चीज़ हुई सबका अर्धायु काल। जैसे मान के चलो हमारा 100 साल का जीवन है, तो 50 साल हमारे लिए क्या हुए? अर्धायु काल। ठीक है, क्योंकि 50 साल में हमारा जीवन कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता पहली की कितनी हो जाए? आधी। मतलब पहले से वो टूटता चला जा रहा है, टूटता चला रहा है, टूटता चला रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी सांद्रता पहली सांद्रता से कैसी रह जाएगी? आधा। तो उसी सांद्रता को अपन क्या कहते हैं? अर्धायु काल। अब यहाँ पे अर्धायु काल हमेशा निकालने के लिए, अर्धायु काल को निकालने के लिए हमेशा तुम्हें क्या करना है कि टी बराबर टी हाफ। टी बराबर क्या रखना है? टी हाफ। ये हाफ 1/2 है, ये इसके सफिक्स में लगा हुआ है, जैसे log 10 लगाते हैं ना अपन। ठीक है, log 10, तो 10 क्या है? यहाँ पे कोने में, एक कोने में ही लगा रहता है सफिक्स में। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही ये टी हाफ है, टी के सफिक्स में लगा हुआ है, ये बगल में एक छोटे से कोने में रखा हुआ है। यदि टी बराबर टी हाफ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? a/2। x क्या है? परिवर्तित सांद्रता। x क्या है? परिवर्तित सांद्रता। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। a क्या है यहाँ पर? ये a प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है भाई, प्रारंभिक अगर अर्धायु काल होगा तो अभिकारक की वैल्यू कितनी रह जाएगी? पहले की आधी। कितनी रह जाएगी? पहले की आधी, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी भाई। तो t बराबर टी हाफ होगा, तो x बराबर क्या होगा? a/2। अब हमारा जो मेन समीकरण है, वो मेन समीकरण क्या है? मेन समीकरण है k बराबर क्या होता है? x/t। अब यहाँ पे अर्धायु काल निकालना है तो सबकी वैल्यू रख दो। x बराबर क्या रखना पड़ेगा तुम्हें? a/2, और t की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टी हाफ निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा a/2 के। क्या हो जाएगा? a/2 के। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा भाई a/2 के। तो टी हाफ बराबर होता है तुम्हारा समानुपाती a। क्या हो जाएगा? समानुपाती a। भाई 2 एक कांस्टेंट राशि है, जितनी भी घटती है संख्या होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और क्या k क्या है? k क्या है? k भी एक समानुपाती स्थिरांक है। k भी क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। तो इन्हें अपन समानुपाती में दुबका सकते हैं, तो ये दुबक जाएंगे समानुपाती में। और अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के कैसा होगा? समानुपाती। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है उस पर। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिद्ध करो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो तुम्हें ये पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। अब यहाँ पे अब देखते हैं शून्य कोटि के, अब इसके शून्य कोटि के उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है क्या नहीं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण फिक्स है भाई। हमने पहले बता दिया था कि कोटि कोई नहीं बता सकता है किसी भी अभिक्रिया को देख के, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो या हमने किसी बुक में पढ़ ली हो या फिर मैंने तुम्हें बता दिया हो या मुझे किसी ने बता दिया हो, अगर हमें पता है कि ये उस फलानी कोटि की है तो अपन देख के बता सकते हैं उस कोटि को। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो फिक्स हैं, उन उदाहरणों को तुम याद कर लेना। ठीक है, तो इन्हीं में से ही तुम्हारे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन पहला उदाहरण है H2 + Cl2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2HCl प्रकाश की उपस्थिति। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है तुम्हारी? शून्य कोटि की
दूसरा है N2 प्लस 3H2 अमोनिया का निर्माण, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 2NH3, और यहाँ मोल वो टंगस्टन की उपस्थिति होगी। किसकी उपस्थिति होगी? टंगस्टन की उपस्थिति होगी। ठीक है क्या नहीं? और तीसरी बात ये है कि अपन इसको देख सकते हैं तुम्हारा PH3 किसमें मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 2 PH3 होंगे, 2P और प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा और 3H। तो ये तुम्हारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं एग्जाम्पल, और इन एग्जाम्पलों को तुम्हें याद कर लेना है। तो इन एग्जाम्पलों को तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, तो HCl का निर्माण, अमोनिया का वियोजन और फास्फीन का वियोजन। ठीक है, अमोनिया का वियोजन किसकी सतह पर हो रहा है? टंगस्टन की सतह पर, और फास्फीन का वियोजन किसकी सतह पर हो रहा है? मोलिब्डेनम की सतह पर। तो 3 एग्जाम्पलों में से अगर कोई सी भी अभिक्रिया तुम्हें दिखाई दे जाए और तुमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो कम से कम बता तो दोगे इन तीनों में से हैं कि ये कौन सी कोटि की है। जैसे नहीं प्रश्न तो पहचान जाओगे ना भाई, इन अभिक्रियाओं को पहचान जाओगे कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है, पहचान जाओगे। मैंने सुन ली तुम्हारी अंतरात्मा की बात। ठीक है, तो अब देखो शून्य कोटि पे आधारित एक प्रश्न है, उस प्रश्न को कर लेते हैं। वैसे शून्य कोटि पे आधारित कोई न्यूमेरिकल अभी तक बोर्ड में तो नहीं आया है, पर फिर भी देखते हैं, एक बुक का क्वेश्चन है। देखो ये न्यूमेरिकल है कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तुम कहोगे कि साहब अभी तो आप यूँ कह रहे थे कि टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का वियोजन। अब उसने क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं क्या करूँ भाई? इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग करो, है क्या नहीं? अब वो प्रथम की कह दे तो उसमें प्रथम के अनुसार ही करना है तुम्हें। ठीक है क्या नहीं? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या बताया और क्वेश्चन में क्या दिया है। जो क्वेश्चन में दिया है तुम तो प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। ठीक है क्या नहीं? तो N2/H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 गुणा 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो ये N2 और H2 के उत्पादन की दर पूछ रहा है। देखो अपन किस तरह से करेंगे इसे। पहले तो अमोनिया का वियोजन कर लो। अमोनिया का वियोजन किस तरह से होता है? 2NH3 और N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी सतह ले रहा है? ये प्लेटिनम की सतह। ठीक है, ये समीकरण बना इसका अमोनिया का वियोजन। समीकरण याद भी होने चाहिए तभी जाके नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो मैं यही नहीं पता है कि भाई अमोनिया का वियोजन का समीकरण क्या होगा, तो कहाँ से तुम N2 और H2 के उत्पादन की दर निकालोगे? ठीक है क्या नहीं? तो यहाँ से अपन जैसे अभिक्रिया वेग निकालें, क्योंकि उत्पादन की दर पूछ रहा है, तो ये शुरुआत में कराए थे हमने इस तरह के क्वेश्चन। तो N2 और H2 के संदर्भ में अपन पहले अभिक्रिया वेग निकाल लेते हैं। देखो अभिक्रिया वेग N2 और H2 के संदर्भ में अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा? प्लस dN2/dt और प्लस 1/3 dH2/dt। ठीक है, यही बात हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अपन शुरुआत के पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में करवा चुके हैं, 1-2 लेक्चर में। तो अब यहाँ पे अगर आगे के गुणांक को हटा दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है? उत्पादन की दर या विघटन की दर। अब जैसे अमोनिया के संदर्भ में मैं अभिक्रिया वेग निकालता तो मुझे माइनस चिन्ह लगाना पड़ता। ठीक है, प्लस चिन्ह यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि उत्पाद लिए हैं। क्या लिए हैं? उत्पाद। ठीक है, अब जैसे 1/3 dH2/dt, ये तो क्या है? पूरा की पूरा अभिक्रिया वेग। लेकिन अगर इस गुणांक को हटा देता हूं मैं, क्या इस गुणांक को अगर हटा देता हूं तो ये क्या बन जाता है? H2 के उत्पादन की दर। ठीक है, और उत्पादन की दर उतनी ही होती है जितना आगे गुणांक होता है। तो जैसे H2 के उत्पादन की दर कितनी होगी? 3 गुना अभिक्रिया वेग की 3 गुना। N2 के उत्पादन की दर कितनी होगी? इसके आगे गुणांक एक ही है, यानी कि जो अभिक्रिया वेग का मान आएगा वही क्या है? इसके उत्पादन की दर। गुणांकों को देख लो बस, गुणांक के अनुसार ही अभिक्रिया वेग में तुम गुणा कर दो, वही उसके उत्पादन की दर या विघटन की दर हो जाती है। तो हमने समीकरण लिख लिया। अब अपन अभिक्रिया वेग देखते हैं
ये कह रहा है कि अमोनिया का वियोजन जो है तो अभिक्रिया वेग प्रश्नानुसार जमा देते हैं। अभिक्रिया वेग यानी कि K और NH3 और इसकी पावर कितनी रखनी पड़ेगी तुम्हें 0। तुम यूँ कहोगे कि आगे तो साहब 2 लग रहा है, तुमने 0 क्यों लगा दिया। वो प्रश्न में खुद ही कह रहा है कि कोटि कितनी है 0, तो 0 है तो 0 ही लगाओ, आगे कितना लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो कोटि मेंशन नहीं करता, अगर वो कोटि मेंशन नहीं करता तो तुम आगे क्या लगा सकते थे, ऊपर 0, वो 2 लगा सकते, ठीक है कि नहीं, तब तुम क्या लगा सकते थे 2। लेकिन उसने क्लियर कट प्रश्न में कह दिया है भैया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कोटि कितनी करनी है 0, और यानी कि तुम्हें घात कितनी करनी है 0, तो 0 करनी है, तो इस वजह से मैंने क्या लगा दिया 0। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा के, यानी कि NH3 की पावर 0, मैंने बताया था किसी की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। और अभिक्रिया वेग के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये वाली बात हो जाएगी। कर सकते हो कि नहीं, इस तरह से अपन कर सकते हैं। चलिए अब ये हो गया अभिक्रिया वेग की वैल्यू निकल आई। अब ये हमसे यह पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर, उत्पादन की दर क्या होगी। N2 के आगे कौन सा गुणांक लगा हुआ है 1, यानी कि 1 इंटू अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग का कितना गुना 1 गुना, यानी कि अभिक्रिया वेग के बराबर ही है। N2 के उत्पादन की दर क्या होगी भाई अभिक्रिया वेग, और अभिक्रिया वेग की वैल्यू कितनी आई है 2.5 गुणा 10 की पावर -4 और क्या मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा N2 के उत्पादन की दर। अब ये पूछ रहा है कि H2 के उत्पादन की दर क्या होगी भाई, H2 के उत्पादन की दर, H2 के उत्पादन की दर क्या हो जाएगी, H2 के आगे किसका गुणांक लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, यानी कि अभिक्रिया वेग का 3 गुना, यानी कि 3 इंटू अभिक्रिया वेग, 3 इंटू अभिक्रिया वेग हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा अभिक्रिया वेग किसके बराबर है तुम्हारा 2.5 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। तो यहाँ से 25 × 75 7.5 गुणा 10 की पावर -4 और मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो कि नहीं, तो ये वाली बात है। तो ये तुम्हारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपन कल लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ाई करो और मस्त रहो।